22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब करीब 500 वर्ष के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम की मौजूदगी होने वाली। जी हाँ, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अब राजनीति के गलियारों में भी काफी गर्मी के माहौल में दिखाई दे रही है। आपको बता दें, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या जाने वाले हैं, तो वहीं देश के नामी हस्तियों को भी यहां पर निमंत्रण दिया गया है, जिनमें मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम साहित्य, खेल जगत और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से, सदियों से चलते आ रहे इस विवाद को खत्म करके 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वो बनना चाहिए और जो मस्जिद बनाई गई है वो मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़कर बनाई गई है और इस भूमि पर भगवान श्री राम का पहले मंदिर होता था। आज हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में अक्षय अग्रवाल मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। बात करेंगे कि आखिर जो राजनीतिक रंग राम मंदिर को दिया जा रहा है, क्या इसमें यही सच्चाई है कि यहाँ से कोई भी पार्टी अपनी राजनीतिक चमक को वापस पाना चाहती है, यानी कि राम के नाम पर यहाँ पर राजनीति चमकने वाली है, या फिर भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा उसके आधार पर फिर से भगवान राम की आस्था को एक नया आयाम मिलेगा। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से अक्षय यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है, तो क्या यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रही हैं कि यहाँ से मोदी अपनी सत्ता को चमकाना चाहते हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना है? क्या सोचते हैं इस पर? देखिए दिनेश, ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप ये चीज़ नहीं नकार सकते। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो बीजेपी का कोर मुद्दा क्या था, बीजेपी का कोर एजेंडा क्या था? अगर वो हिंदुओं के नाम पर वोट लेती रही है या हिंदुओं को एक करने के नाम पर वोट लेती रही, अगर बीजेपी का यहाँ पर कोर वोट बैंक हिंदू रहा है तो उसका कोर एजेंडा राम मंदिर रहा है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, या 2024 के लोकसभा चुनाव आए हैं, पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिल रहा है कि भगवान राम को बीजेपी ले आई है, बीच में अपनी राजनीति चला रही है, अपनी राजनीति चमका रही है। ऐसा तो 40 सालों से होता आया है। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था तो तब से ही पार्टी के नेता, जब उस समय के पार्टी के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी लगातार ही इस मुद्दे को अपने दौर में उठाते रहे कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनना चाहिए। बीजेपी यहाँ देश के हिंदुओं की आवाज बन के आई है। लाल कृष्ण आडवाणी उन नेताओं में से एक थे, अशोक सिंघल वीएचपी प्रमुख तत्कालीन नेताओं में से एक थे, जिन्होंने यहाँ पर राम मंदिर के लिए आंदोलन किया है। बीजेपी ने यहाँ पर एक राजनीतिक दल होते हुए राम मंदिर के लिए आंदोलन किया है, और जब राम मंदिर के लिए बीजेपी ने आंदोलन किया तो उसका फायदा बीजेपी को निश्चित तौर पर मिला। जब यहाँ मुलायम सिंह यादव की सरकार में 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी तो उसको यहाँ बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। उस वक्त भी भगवान राम के नाम पर बीजेपी ने वोट लिए थे। परिणाम क्या हुआ था? 1990 में जब कार सेवकों पर गोलियां चली, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, बीजेपी को जीत मिली, उसका आधार ही यही था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आती है, तो आधार क्या था? आधार राम मंदिर ही था। कहीं ना कहीं एजेंडे में यह था बीजेपी की, हम आए हैं तो हम राम को भी लेकर के आएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि पहली बार नहीं है बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है। जब से पार्टी का गठन हुआ है, पार्टी राम के नाम पर राजनीति करती आई है, और राम के नाम पर राजनीति करती हुई ही पार्टी आज देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बिल्कुल। और यहाँ पर अक्षय ने जिस तरीके से कहा कि देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का होने का दावा करने वाली यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर जो है अब आगे अपनी राजनीति को चमकाने वाली है। जिस तरीके से अखिलेश यादव हों या फिर सोनिया गांधी हों, ये तमाम नेता कहते नजर आ रहे हैं कि देश में बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो गहन चिंता का मुद्दा है। इसके अलावा महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आम लोगों तक वो जन सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं जिनका सरकार दावा करती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 और 19 में किए गए जनता के वादों पर कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से राजनीति को प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, और ऐसे में वो राम मंदिर के नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो क्या अक्षय आप वाकई समझते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, जो वादे किए गए थे काला धन लाने की,
वो तमाम जो ऐसे मुद्दे जो हैं यहाँ से पिछड़ते नजर आ रहे हैं और सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर, हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। बिल्कुल दिनेश, इस बात में तो मुझे बिल्कुल कोई दोहराए नहीं लगती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से 2024 आ चुका है, 10 साल करीब अब कुछ ही महीनों में हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए। और यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे थे कहीं ना कहीं 2014 में अगर बीजेपी के एजेंडे में, बीजेपी की घोषणाओं में राम मंदिर था, तो बीजेपी के एजेंडे में महंगाई भी थी उस वक्त की, बीजेपी के एजेंडे में बेरोजगारी भी थी, रोजगार भी था, रोजगार देंगे लाखों युवाओं को देश के। लेकिन वो चीज़ अब कहीं ना कहीं गायब हो गई है। आप इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकते कि यहाँ पर जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो यहाँ पर बढ़ती महंगाई का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे के तले दब गया है। आप ये देखिए कि लगातार जिस तरह से महंगाई को लेकर विपक्ष घेरता है, हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, तो राजस्थान में जिस तरह बीजेपी ने अपनी सरकार वापसी पाई है 2018 के बाद, आप देखिए कि वहां पर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा, जबकि जो आम जन है, जो उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं करा रखा है, वो अभी भी दुगने दाम करीब 900 से 950 रुपए में गैस सिलेंडर पाएंगे। आप ये चीज देखिए कि जब सरकार यहाँ पर केवल एक योजना के नाम पर, मैं कहूंगा, जब गैस सिलेंडर के दाम 900 से 450 कर सकती है, तो वही सरकार बगैर योजना के, जो योजना में पंजीकृत लोग नहीं है, पंजीकृत घर नहीं है, उन्हें इतने दाम पर मुहैया सिलेंडर क्यों नहीं करा सकती। तो देखिए निश्चित रूप से जो मुद्दे हैं यहाँ पर, जो वाकई में ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर आम नागरिक के पेट को कहीं ना कहीं फर्क असर डालते हैं, आम नागरिक की जेब पर असर डालते हैं, महंगाई आम नागरिक की जेब पर असर डालती है, बेरोजगारी आम नागरिक के पेट पर असर डालती है, वो कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो दब गए हैं। और जिस तरह से बीजेपी और कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी, मुझे लगता है कि राम मंदिर को हवा बनाया, अगर राम मंदिर को इतना ज्यादा बीजेपी नहीं साथ लेकर चल रही, तो मैं कहूंगा विपक्ष उसे इतना ज्यादा दिखा रहा है कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर पड़ गई है। तो पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि सियासी जो माहौल इस समय बना हुआ है वो केवल भगवान राम के नाम पर चल रहा है, जिससे जो वास्तविक मुद्दे मैं जिन्हें कहूंगा, जो बिल्कुल ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े, मैं फिर मैं बात दोहराऊंगा कि जो आम जनता के पेट से जुड़े, आम जनता की जेब से जुड़े, वे मुद्दे पूरी तरीके से दब गए हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से वे मुद्दे अब दब चुके हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम दावों में सामने लाए गए थे। अब अक्सर छोटा सा आखिरी सवाल ये रहेगा कि 14 जनवरी से जिस प्रकार राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, 6200 किलोमीटर की दूरी वो पैदल और रथ यात्रा के तौर पर यहाँ से तय करेंगे, तो ऐसे में बीजेपी अब 25 जनवरी से लेकर और करीब 20 अप्रैल तक हर घर में जाने की और वहां पर लोगों से राम मंदिर के दर्शन करने की अपील करती नजर आएगी, एक अभियान चलाएगी। तो क्या यहाँ पर भारत न्याय यात्रा अपनी छाप छोड़ पाएगी, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी उस पूरी प्लानिंग को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करती नजर आएगी? क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर करीब 350 से अधिक सीटों पर जो है इस पूरी न्याय यात्रा में अपनी जो है लोगों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए दिनेश, इस बात को साफ तौर पर अंतर से समझा जा सकता है। भारत न्याय यात्रा का जिक्र किया, 14 तारीख आने में है, 14 जनवरी से शुरू हो रही है और 14 राज्यों से यात्रा गुजरेगी, जिसमें देश की 543 लोकसभा सीटों में से 355 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें वर्तमान में कांग्रेस की महज 15 सीटों पर सांसद है, जबकि बीजेपी के आधे से भी ज्यादा यानी कि 240 सीटों पर सांसद। आपने यहाँ पर दोनों जो मुख्य दल हैं आपस में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, उनके यहाँ अगली जो योजनाएं हैं या यहाँ पर अगली जो ऐसे यहाँ पर नीतियां हैं जिनके जरिए वो 24 की तैयारी में जुटने वाली है, उसका जिक्र किया। तो आप देखिए जो भारत न्याय यात्रा कांग्रेस करेगी, मैं यहाँ पर एक सवाल के जरिए आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत न्याय यात्रा के जरिए डोर टू डोर जनता से जाकर कांग्रेस जुड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं जुड़ पाएगी। जबकि आप एक यही नीति कहीं ना कहीं अगर एक समान लेकर के चलेंगे या अगर तुलना करेंगे कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की जो घोषणा बीजेपी ने अपनी इस यात्रा के लिए की है, जो यहाँ पर भगवान राम के नाम पर यहाँ पर अब एक यात्रा और एक कैंपेन शुरू करने वाली है बीजेपी, जिसमें यहाँ पर आपने जिक्र भी किया कि जिससे वो यहाँ डोर टू डोर जाएगी, तमाम लोगों के घरों तक जाएगी, उनसे आग्रह करेगी कि भगवान राम के दर्शन करने जाएं। आप ये देखिए कि बीजेपी ने ये काम अपने जो कार्यकर्ता है उन्हें सौंपा है। जो बूथ मैनेजमेंट एक शब्द यहाँ पर लगातार बीजेपी की जो एक पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर कैंपेन की, उसमें आता है लगातार बीजेपी का जो यहाँ पर एक पूरा मंडल होता है, उसके अंदर आता है यहाँ पर कि
बूथ स्तर पर, यहाँ पर मैं कहूँगा गांव के स्तर पर, एक कस्बे के, एक छोटे शहर के स्तर पर कार्यकर्ता है, वे कार्यकर्ता घर घर जाकर एक तरह से बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। जबकि कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा, एक मैं कहूँगा ऊपर से एक शहर में कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा होगी। अब वो जिस शहर में कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पहुंचेगी वो शहर के बाहरी इलाके से निकल जाएगी। क्या राहुल गांधी डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं? क्या कांग्रेस नेता डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं? सीधी और सरल मुझे लगता है कि निष्कर्ष यहाँ पर यही निकलता है कि एक राजनीतिक दल डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, मुद्दा चाहे उसने राम मंदिर को रखा है, लेकिन कैंपेन पार्टी कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी यहाँ पर शहर से यात्रा लेकर के निकल जाएगी। तो प्रभाव डोर टू डोर कैंपेन का पड़ेगा। वोटर्स, मतदाता उस दल से जुड़ेंगे जो जिसके कार्यकर्ता, जिस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उसके घर पर आकर उससे बातचीत करते गए। तो सीधे तौर पर भारत न्याय यात्रा मुझे नहीं लगता कि इतना प्रभाव डाल पाएगी जितना कांग्रेस मानकर चल रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो बीजेपी की रणनीति है वो भारत न्याय यात्रा को बेअसर करना है। और अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में जब करीब 3 महीने के बाद यहाँ से जो पूरी सियासी गहमा गहमी मच जाएगी, तो उस वक्त क्या वो मुद्दे सामने आएंगे जिन मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी 2014 में करके देश की सत्ता में आसीन हुई थी, या फिर कहीं ना कहीं भगवा रंग में रंगती नजर आएगी देश की राजनीति। देश की हकीकत हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।